Hi guys, welcome back to my channel and this is going to be video number 2. मैम वीडियो नंबर 2 ये तो हमारी फीड पे पहली बार दिखी है और ये हमारी पहली वीडियो है। तो गाइज ये तुम्हारी गलती है, जाके वीडियो 1 चेक करो पहले, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी है। मैम ऐसा क्या ही कवर कर दिया होगा आपने। मैंने बताया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, क्या मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी या नहीं करूंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं कौन सी बुक फॉलो करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन सी बुक है, कितने चैप्टर्स है, कितना टाइम लगेगा, मैम कैसे प्लेलिस्ट कवर करवाने वाली है, देन यू शुड गो एंड चेक आउट माय वीडियो नंबर 1. Now let's come to video number 2, which is going to be chapter number 1 part 1. मैम ये चैप्टर कितने चैप्टर थे पहले ये तो बता दो, और आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। मैं ये लिटरली हर सब्जेक्ट में कहती हूँ कि यूनिट 1 और चैप्टर नंबर 1 इज द इजीएस्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक्स होता है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ डिफरेंसेस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ऐसे 12th क्लास वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, सिर्फ थ्योरी होती है। तो ये चैप्टर्स आप सिर्फ अगर मेरी वीडियो से भी करके जा रहे हो, इट इज इनफ। व्हाई? बिकॉज इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, सिर्फ कुछ निमोनिक्स याद करने हैं और आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो आउट ऑफ 7 चैप्टर्स 1 चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। नाउ मैम हम कितने इसमें टॉपिक्स करने वाले हैं, तो बेसिकली इसमें ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, 7 टॉपिक्स होने वाले हैं, एंड मैं इन 7 टॉपिक्स को 3 वीडियो में कवर करूंगी। मैम आप ना एक ही वीडियो बना दो, आप इसमें बार बार मतलब हम वीडियो चेंज करते हैं, फिर हमारा एड्स रन होते हैं, फिर आप ना बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो। तो गाइज मैं यही करने वाली हूँ। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम 20 से 25 मिनट बाद हमारा अटेंशन खत्म हो जाता है, हम इसके आगे नहीं पढ़ पाते, आपको पॉज करना पड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए आई हैव पार्ट 1 2 3, बट आई विल अपलोड 1 वीडियो जिसमें ये तीनों पार्ट्स कंबाइन होंगे और आप पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में देख सकते हो। तो दोनों बच्चों के लिए, ये दोनों तरीके के बच्चों के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। तो जो बच्चे पार्ट्स में कवर करने वाले हैं गाइस, ये होने वाला है पार्ट नंबर 1, ये होने वाला है पार्ट नंबर 2 एंड ये होने वाला है पार्ट नंबर 3। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं जो पेपर में आते हैं। सबसे पहले अगर आपसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपसे नेचर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, स्कोप पूछा गया, तो आप हमेशा अपना आंसर मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। आप हमेशा अपना आंसर मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये तो ऐसा टॉपिक है कि आप इसे पी जाओ, इसमें एक डेफिनेशन है, बस वर्ड टू वर्ड ना भी लिखो बट मीनिंग पता होना चाहिए, अपने वर्ड्स में लिख लो। फिर नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लिमिटेशंस। ठीक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बीकॉम के सब्जेक्ट में ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे पेज पे पूरा कवर हो चुका है। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में। तो तुम्हें ये तो पता होना ही होना चाहिए, ये सारे तुम्हारे आ सकते हैं। नेचर इज रेयरली आस्क्ड, दिस कैन आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। तो ये स्कोप, लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स तुम हमेशा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ लिखोगे। तो ये तो हो सकता है आपके थ्योरी 5 मार्कर्स, और 2 तरीके के डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चैप्टर नंबर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, भाई तुझे 2 डिफरेंस पता होने चाहिए और 3-5 नंबर के टॉपिक, बस। इसके अलावा अगर तुझे आता है तो बहुत अच्छी बात है, तू टॉपर है। बट अगर तुझे ये आते हैं, तुझे 80% 90% ऑफ चैप्टर आता है। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। आज गाइस सबको ये शो पता है, दिस इज लाइक लेटेस्ट शो जो अभी अभी जिसका सीजन 4 आया है, और बहुत ही बेकार सीजन था मेरे ओपिनियन में। दिस इज एमिलीन पेरिस एंड गैब्रियल का कैफे।
तो अगर हम एक चीज देखें, ये बंदा हर डिसीजन लेता है। तुमने उसको एक एपिसोड में देखा था कि एमिली द कॉस्ट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ठीक है। तो दैट इज वेयर ही इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खर्चा बैठेगा, अगर हाँ वो डिजर्ट्स लाए, वो डिजर्ट्स ना लाए, क्या वो मेन्यू डेली चेंज करे या ना चेंज करे, क्या ये प्रॉफिट होगा, क्या ये लॉस होगा, इन्वेस्टर, everything is being done by him। सो ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है, ये बहुत सारे डिसीजंस ले रहा है इंटरनल लेवल पे ब्रेक इवन, कॉस्ट, सेल्स, बजटिंग, प्रॉफिट, एवरीथिंग ही इज टेकिंग डिसीजन। सो ये कहाँ से डेटा ला रहा है, ये क्या कर रहा है। सो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है ऐसे डिसीजंस लेने में। मैम नहीं समझ में आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। अब मैं थोड़ा तुम्हें, गाइस 1 मिनट दो, जरा मैं एनिमेशन ऐड कर दूं, मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो सीम्स लाइक मैं एक ही स्लाइड पे भूली थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। गाइस एक बात बताओ, अकाउंटिंग ने तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ा। क्लास 11 से शुरू हुआ था, 12th में आया, फिर जाके इसने हमारा और दिमाग खराब किया, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है बाद में बताऊंगी। बट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग, दो वर्ड से ये बना है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जब ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूज करता है फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, मैम कौन से डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो, एवरीथिंग, वो क्या हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। गाइस एक सिंपल भाषा में एक और बार समझाती हूँ। देखो, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो आपके आई होप एवरीबडी नो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं टू मेक डिसीजन। ओके, जो आप P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ये सारी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसे। तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है बाय स्टेक होल्डर्स। अब दो तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर जो इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जो एक्सटर्नल यूजर्स यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हिच इज नथिंग बट द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। सो बेसिकली हमें पता है कि बहुत तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियन, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके दो तरीके की होती है, दो तरीके के लोग इसे यूज करते हैं जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। पहले जो इंटरनल यूजर्स होते हैं, कौन होते हैं इंटरनल यूजर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, जिन्हें वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए। और दूसरे तरीके के यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, जो आपकी एक्सटर्नल पार्टीज होती है, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेती है, क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। तो ये होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हो गया, जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स यूज करने वाले हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गया, जो आपके इंटरनल यूजर्स करने वाले हैं फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। सो ये है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपलेस्ट भाषा में मतलब। अगर मैं बात करूं, इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग। हमने देखा अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है एंड इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। क्या सिर्फ ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, नहीं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। कौन, किसे किसे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, इंटरनल यूजर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम इन्हें इंटरनल रिपोर्टिंग बोल रहे हैं।
क्यों चाहिए उन्हें ये इंफॉर्मेशन? सो दैट वो बेटर डिसीजंस ले पाए, बेटर बिजनेस डिसीजंस ले पाए। मैम कैसे बेटर डिसीजंस? क्या करना है लॉन्ग टर्म में, क्या करना है, कितना प्रॉफिट, कितना कॉस्ट, कितना प्रोडक्ट, ये वो एक्सपेंशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ये सब चीजें। ठीक है, तो मैंने पूरी अपनी एनर्जी लगा दी तुम्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझाने के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। सो वंस अगेन, What is management accounting? Let's break it into two terms, management plus accounting. ऐसी accounting information जो management use करने वाला है। Management किस में use करने वाला है? Decisions लेने में, बड़े बड़े decisions लेने में। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम internal reporting भी बोल सकते हैं। ठीक है, Now I hope everybody understood the meaning of management accounting. कोई यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं करेगा, सब आगे समझ के जाएंगे। अब नेचर अगर तुम्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया ना, आई स्वेयर टू गॉड तुम्हें नेचर लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पहला, इंटरनल यूज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन यूज करने वाले हैं? इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन है ऑर्गेनाइजेशन के? मैनेजर और एम्प्लॉइज। क्यों यूज करने वाले हैं? डिसीजन लेने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन क्या तुम्हें वेबसाइट पे मिलती है? क्या तुम्हें पब्लिकली अवेलेबल होगी? नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्राइवेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। फाइन, ऑप्शनल। किसी लॉ ने, किसी बंदे ने, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ये नहीं बोला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी है। जैसे हर कंपनी अपना P&L बैलेंस शीट बनाती है, वो कंपलसरी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है। ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट के ऊपर है, क्या उसे ये सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। नाउ अगर वो होते हैं तो वो बेटर डिसीजंस देते हैं। इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। व्हाई? बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो मैनेजर्स को एक अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, तो उसे नया प्रोडक्ट लाना है या नहीं लाना, ऑब्वियसली वो किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो डिसीजन लेगा। तो वो किस डिसीजन, किस बेसिस पे लेगा, दैट विल बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड अ मीनिंगफुल मैनर। फ्यूचर ओरिएंटेड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक है। जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करती हूँ, वो पास्ट ओरिएंटेड है। व्हाई? बिकॉज हम पिछले 12 महीने का डेटा बनाते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि जो हम डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा। क्या मुझे नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, क्या मुझे इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाहिए, तो फ्यूचर का खर्चा, फ्यूचर के रेवेन्यू, बजटिंग, ठीक है, दैट इज फॉर द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर। फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली देखो, अब यहाँ पे कोई तुम्हारा फॉर्मेट फिक्स नहीं है कि भाई P&L में रेवेन्यू पहले आना चाहिए, फिर GP निकालो, फिर NP निकालो। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है कि भाई 31 से पहले मुझे ये करके देना है, नहीं। तो इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। मैनेजर को जब लगेगा, मैनेजमेंट को जब जरूरत होगी, वो ये अकाउंटिंग कर सकता है। वो अपने हिसाब से, वो अपनी नीड के हिसाब से ये कर सकता है। एंड फाइनली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। भाई PPE के लिए ये, इंटेंजिबल के लिए ये, IAS 2 इन्वेंटरी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो। ठीक है, हमने ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, बट जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैम पॉइंट समझ में आ गया, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया समझाया। गाइज, एक तुम्हारे लिए एक्टिविटी है, लेट मी नो योर कॉलेज इन द कमेंट सेक्शन। कौन से कॉलेज से हो, क्या तुम्हें अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, क्या मैं बोरिंग पढ़ा रही हूँ, क्या मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, या क्या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जल्दी और फास्ट मैम एक ही होता है, गाइज समझ जाओ, स्लो या फास्ट। मैम याद, देखो एक बात है, आपने हमें समझा तो बहुत अच्छे से दिया, बट हम याद कैसे करेंगे? पेपर में जब हम सातों चैप्टर साथ में पढ़ के जाएंगे, हमारे दिमाग में बन जाएगा हलवा,
ठीक है, हमारे दिमाग में बन जाएगा हलवा। और प्रॉब्लम ये है कि हम एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम 1.5x पे पढ़ रहे हैं, समझ में सब आता है, हमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, ठीक है, बट पेपर में कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है, फीफा। क्या? फीफा। गाइस तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे, फीफा जरूर याद रहता है, ठीक है। तो मैंने कहा निमोनिक्स बनाते हैं। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, एफ। इंटरनल यूज, आई। फ्यूचर ओरिएंटेड, एफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ए। तो क्या बन गया आपका? फीफा। तो अगर आज मुझे या कल मुझे मेरा फ्रेंड कॉल करके पूछता है भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फीफा, क्या करोगे? फीफा। गाइस द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर डीयू एग्जाम्स इज, अपने फ्रेंड को बोलो भाई तू वीडियो देख, खुद वीडियो देखो, 1 घंटे बाद दोनों कॉल पर जाओ और सारे निमोनिक्स लिखो। बोल भाई फीफा किसका था? नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। भाई ये किसका था? उसका। तो इससे वो भी पढ़ लेगा तुम्हारे साथ में और तुम भी पढ़ लोगे, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिड यू फाइंड दिस मेथड टू बी गुड और बैड, वेयर यू कैन एक्चुअली रिमेम्बर एवरीथिंग इन जस्ट 1 मिनट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मैम टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्जेक्टिव्स, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैम करते क्यों है? क्या? क्यों 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 इतनी आफत आप पड़ी? क्यों आपको हमारे लिए एक सब्जेक्ट करना था? क्यों हमारे लिए आपको काम बढ़ाना था? मैंने कहा फर्स्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलाउज यू टू एनालाइज, मतलब सारी चीजें एनालाइज करना। लेट्स से क्या ऊपर जा रहा है, क्या कम जा रहा है, कितनी परसेंटेज से जा रहा है, पिछले साल से क्या हुआ, आगे क्या होगा, एवरीथिंग। इंटरप्रेट, you will be interpreting the data and finally you will report। मैम रिपोर्ट किसे करोगे? मैनेजर्स को, मैनेजर्स को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके लिए एक टूल है, एक टेक्निक है, जिससे मैनेजर्स को, जिससे इंटरनल लोगों को फिनेंशियल डेटा बहुत इजीली समझ में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? जहां पे ना मेरा कुछ नुकसान ना मेरा फायदा, तो वो पॉइंट मुझे पता कैसे चलेगा? वो पॉइंट मुझे पता कैसे चलेगा कि बिजनेस में आया या नहीं आया? वो पता चलेगा मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, वो पता चलेगा मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डेटा प्रोवाइड करती है, जिससे आप दोनों हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों देख सकते हो, राइट। अब आपके पास अगर ये डेटा होगा तो ऑब्वियसली आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास दो है, एक है राजू, एक है मोनू, ठीक है। ये दोनों बिजनेस चलाते हैं, लेट्स से बोट कंपनी। अब बोट कंपनी, ये है आपका प्रोडक्ट मैनेजर, ये है आपका सेल्स मैनेजर। इसके पास अच्छा खासा डेटा है, ये देखता है, ये अमन गुप्ता को सजेस्ट करता है भाई सुन ये ना हेडफोन बहुत ट्रेंडिंग है, ये निकालते हैं। इसके पास कोई डेटा नहीं है, अमन गुप्ता जब इसे पूछता है कहता सर कर दो ना। तो डिसीजन मेकिंग किसका बेटर होगा? राजू का। क्यों? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन यूज करी है, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है? जब हम फ्यूचर कॉस्ट ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं, गोल्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। प्लानिंग दोनों तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। कुछ डिपार्टमेंट्स में भी हो रही होती है, कुछ बिजनेस एज अ होल भी हो रही होती है। तो ऑब्वियसली प्लानिंग को क्या चाहिए? बजटिंग। क्या चाहिए? बजट्स, ठीक है, जिससे हम अपने गोल्स और टारगेट्स को एक टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, नंबर्स में कन्वर्ट कर पाए। तो ये सब क्या है? ये सब किससे होगा? ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से होगा। किससे होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेटिंग।
कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब है यार? देखो, बिजनेस में बहुत तरीके के एक्टिविटीज होती है, सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बहुत तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत तरीके के बजट बनते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। हर डिपार्टमेंट अपने अलग 100 तरीके के बजट बना रहा होता है और 100 तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये एट द एंड ऑफ द डे कंपनी है, ये आखिर अपने आप में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कैसे सिंक में लाऊं मैं सबके बजट्स को, कैसे सिंक में लाऊं मैं एक टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। तो ये सब किससे पॉसिबल होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन की अलग 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 एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। And finally, control and performance measurement. Control and performance measurement. Control क्या होता है कि मैम आपने ना प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े ले डाउन कर लिए कि हम नेक्स्ट ईयर तक लिस्टिंग करेंगे, आईपीओ निकालेंगे, बट भाई क्या तुम टारगेट पे चल रहे हो? क्या प्लान्स अचीव हुए हैं? क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो या तुम भटक गए हो? फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोचा था पेपर देने से पहले, भाई 12 को पेपर है, 7 को पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 5 दिन है, एक एक चैप्टर खत्म करके 5 चैप्टर पढ़ रहे हो ना, 11 तारीख को आ गए ना लास्ट डे पे, अब सिर्फ 24 घंटे और 7 चैप्टर्स है। ठीक है, तो यही होता है, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े प्लान्स करता है, बट क्या तुम उस पे हो, क्या तुम उस पे टिके हुए हो? दैट इज वेयर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल प्ले अ मेजर रोल। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल प्रोवाइड यू टूल्स सो दैट आप अपने टारगेट्स पे रहो, आप अपने प्लान्स अचीव करो, आप रिपोर्ट्स बनाओ, क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्या प्लान्स अचीव हुए, कितने अचीव हुए, कितने डिस्ट्रैक्ट हुए, देन you will be able to identify the deviations. Deviations का क्या मतलब होता है? क्या प्लान किया था, क्या अचीव हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। ओके, so these were the objectives: analyze, interpret and report financial information, decision making, planning, coordinating, control and performance management. मैम सुनो ना, मैम सुनो ना, जैसे आपने नेचर का एक इतना अच्छा सा हमें निमोनिक्स दिया था फीफा, प्लीज हमें ऑब्जेक्टिव्स का भी दो ना, प्लीज हमें ऑब्जेक्टिव्स का भी दो ना। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें अब गंदी आदत हो गई है और तुम ये 7 चैप्टर्स मेरे साथ ये निमोनिक्स गेम खेलोगे। तो मैंने कहा याद कर लो, आई लव मैकडी। तो तुम फीफा का मैच देखने गए, तुम्हें वहां पे मैकडी के बर्गर्स दिख गए और तुम भागे भागे गए, तो यू लव मैकडी। मैम ये इसमें कैसे फिट होगा? मैंने कहा रुको, थोड़ा थोड़ा वेट करो। आई फॉर इंटरप्रिटेशन, आई फॉर इंटरप्रिटेशन, एम फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। याद रखना, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है। सी से कोऑर्डिनेटिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग एंड डी से डिसीजन मेकिंग, डी से डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मैम प्लानिंग रह गया, बेटे 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अगर 4 पॉइंट भी याद आ गए तो तुम्हारे लिए काफी है, तुम रात को पढ़ रहे हो, कल पेपर है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या याद रखोगे? फीफा फॉर नेचर एंड मैक, आई लव मैकडी फॉर ऑब्जेक्टिव, आई लव मैकडी फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग? ओके गाइस, अब 2 तरीके के बच्चे हैं जिन्हें एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैम 20 मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते, एक्चुअली 10 ही हुए होंगे क्योंकि तुम 2x पे देख रहे हो, और एक बच्चे मैम पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो, चैप्टर खत्म कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो यही एंड हो रही है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे उनके लिए कंटिन्यू होगी, जो लोग ब्रेक लेना चाहते हैं प्लीज गो एंड ओपन माय सेकंड वीडियो। That's it for this particularly. Initially, I said that I will not be providing any sort of notes, but I have created notes for chapter number 1. So this is how you will be getting access to the notes. ये एक I would say platform है जिसे हम कहते हैं Notion, and इस पे मैंने सारे के सारे notes आपके लिए cover करे हैं। तो मैम ये तो बहुत छोटे notes दिख रहे हैं, आपने सारी चीजें इसमें कैसे cover कर दी? Guys, you need to open it. See,
the topics to be covered, then coming to the meaning. So this is how you can actually see it. For example, if I talk about the cost concept, see, difference, cost control, cost reduction. So this is how I have covered. For also I have covered the past paper questions जो आपके इस पेपर इस चैप्टर से रिलेटेड आए थे। मैम तो हमें इन नोट्स का एक्सेस कैसे मिलेगा? गाइज, these notes are not going to be free unfortunately. अगर आपको इन notes का access चाहिए, then you need to pay a certain amount. Ma'am, where do I need to pay? Where do I need to contact you to get the access? So as soon as you pay a certain amount that is mentioned in the description box, and how to do it, you can just check out the description box. मैं आपको यहाँ पे access दे दूंगी। देख रहे हो आप ये share, तो आई विल शेयर अ पर्टिकुलर ईमेल आईडी एंड देन आप ये वेबसाइट, आप ये पर्टिकुलर लिंक ओपन कर पाओगे एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द नोट्स। तो हर चैप्टर का यू कैन डिसाइड कि मुझे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मुझे इस चैप्टर के नोट्स नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपने वन टाइम पेमेंट कैन यू गेट एक्सेस टू ऑल 7 चैप्टर्स। नो, दैट इज नॉट हैपनिंग एट एनी कॉस्ट। सो आप अपने 7 चैप्टर्स में से डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे कौन से चैप्टर के नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और किसके मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो दैट इज इट। तो आज फिर से हम दूसरा टॉपिक टच करते हैं जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है व्हेन इट कम्स टू बीकॉम के पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर। ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट वीडियो में नेचर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था, वैसी स्कोप इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कम इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैम इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? द डिफरेंस दैट आई विल बी टीचिंग यू विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, and secondly the limitations of management accounting which is like, ठीक है, 4-5 मार्क्स का आ सकता है, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैम क्या आप इसके लिए हमें निमोनिक्स भी दोगे? हाँ, निमोनिक्स के बिना मेरी क्लास थोड़ी कम ही चल पाती है। तो देखो गाइस, पिछली क्लास में भी मैंने तुम्हें समझाया था कि 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तीनों तरीके की अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है? फाइनेंशियल और मैनेजमेंट का मैं तुम्हें डिफरेंस साथ साथ बताती जा रही थी, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उसी में से लेते जा रहे हैं डिफरेंस, बट अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट बताऊंगी, एक एक डिफरेंस बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, तुम साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। ओके, नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुमने क्लास 12th में भी करी थी। तो बेसिकली तुम क्या करते थे? P&L से जर्नल से, लेजर से, P&L टू ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे थे? तुम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्हें क्लासिफाई करते थे, फिर एनालाइज करते थे एंड फिर फाइनली समराइज करते थे। तो ये सब तुम किसके लिए करते थे? ये सब तुम करते थे 12 महीने के लिए, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जिससे हमें बिजनेस की पोजीशन पता चल सके, जिससे हमें बिजनेस की पोजीशन पता चल सके उन 12 महीनों के बाद। तो बेसिकली इन्हें कौन यूज करता है? एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द बिजनेस, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द बिजनेस, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जिन्हें हमारे ऊपर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बेसिकली वो ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, मैंडेटरी होती है कुछ कंपनीज के लिए, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये कुछ तरीके के हमारे स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है जब हमारे अंदर के लोग, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। व्हाई गाइस? आपकी क्लास 11th याद काम आएगी यहाँ पे। सबको याद है वो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: कंट्रोलिंग, प्लानिंग, एवरीथिंग। सो मैनेजमेंट, जब हमारे मैनेजर्स ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज करते हैं फॉर द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सो ये सारी इंफॉर्मेशन जब यूज होती है बाय द मैनेजमेंट,
टू मेक देयर ऑपरेशंस मोर इफेक्टिव, अपना बिजनेस और अच्छे से चलाने के लिए, इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए जब ये इंफॉर्मेशन, जब ये रिपोर्ट्स यूज करी जाती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन द यूजर्स। ठीक है, इनके यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल, इसके कौन होते हैं? इंटरनल। ये आपके पास अवेलेबल होती है पब्लिकली, ये आपके पास कॉन्फिडेंशियल रहती है और प्राइवेट रहती है। तो ये बेसिक है आपका मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, एंड मैंने उसे अपनी प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। तो बेसिकली लेट्स से बोट कंपनी को एक ईयरफोन्स निकालने हैं, ठीक है, उन्हें ये 999 का प्राइस कैसे पता चला कि मैं अपना प्राइस अपने प्रोडक्ट का ये रखूं? ये पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। जब हम सारी कॉस्ट को मेजर करते हैं कि हमने उसमें कितना रॉ मटेरियल, कितना ह्यूमन रिसोर्स, कितने अदर रिसोर्सेस लगाए, हमने फाइनली वो कॉस्ट निकाली, उसमें प्रॉफिट ऐड किया, तो ये सब जाके हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जो हमारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट के अराउंड है, जो हमारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट के अराउंड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ये डेटा यूज करने वाले हो फॉर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, उससे आप P&L, उससे आप जीपी निकालोगे, इनकम स्टेटमेंट में यूज होगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये क्यों यूज होगा? क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे क्या प्रोडक्ट आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, पिछली कॉस्ट क्या थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी क्या, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी लिंक्ड है, इंटर लिंक्ड है। आई होप सबको मतलब समझ में आया होगा तीनों टर्म्स का, कॉस्ट, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम जरा डिफरेंसेस देखते हैं। अगर तुम्हें मतलब समझ में आया और अगर तुम डीओ के बच्चे हो तो आई एम अज्यूमिंग काफी इंटेलिजेंट हो, तो बहुत स्मार्टली हम दो दो करके इनका डिफरेंस देखते हैं। बेसिस बताऊंगी सिर्फ। सबसे पहले तुम एक बेस बना सकते हो मेन यूजर्स। इनके यूजर्स कौन है? आपके एक्सटर्नल यूजर्स सच एज गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स। इसके यूजर्स कौन है? आपके इंटरनल यूजर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? ये आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। देन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इसमें क्या होता है? आपका P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, राइट। बट इसमें क्या होती है? आपकी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स बाय डिपार्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, कॉस्टिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। देन लीगल रिक्वायरमेंट, required by law, not required by law. Finally, accounting standards. There are definite accounting standards. There are no definite accounting standards for management accounting. So basically बहुत easy था। सबसे पहले users, purpose, reports, statutory requirements, and finally accounting standards. Accounting standards. Very easy. I hope everybody understood this point. Guys, yes, no? Can I get yes in the comment section, please? Okay. Now let's come to the difference between cost accounting and management accounting. इन दोनों के difference देख लेते हैं, cost accounting और management. Objective. कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकाल ले। मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है? जिससे हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग कर ले। Evolution. It has evolved out of फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट से रिलेटेड होती है। इसका स्कोप वाइडर है बिकॉज हम सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, बीट कॉस्ट अकाउंटिंग, बीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीट ऑपरेशन अकाउंटिंग, एनीथिंग। लीगल एस्पेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग कई जगह लीगली कंपल्सरी है, बट दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICIA ने इशू करे हुए हैं, बट इसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो आई होप नाउ सिंस यू नो द डिफरेंस बिटवीन टू, आप चीजें कर लोगे।
गाइज आई होप सबको वो डिफरेंसेस समझ में आए हैं एंड मैंने सबका डिफरेंस अलग अलग तरीके से बताया, फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट एंड कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट। तो अगर तुम्हें वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं तब भी तुम कर सकते हो, और अगर साथ में आ गए यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर table. I hope I actually made things easy for you. Okay. Now let's come to the less important topic, ma'am, scope. Basically scope क्या होता है? Scope क्या क्या एक्टिविटीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है, मतलब क्या क्या फील्ड में मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होता है, और आई वुड से व्हाट आर द एरियाज दैट आर कवर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम बेसिकली स्कोप कि अगर बात करें, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स इन केस इट कम्स इनटू द पिक्चर। आपकी बुक में ये पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करे गए हैं डिटेल में, इट इज नॉट बीन एक्सप्लेन इन डिटेल इन द बुक, इट इज जस्ट गिवन लाइक financial accounting comma cost accounting comma financial management full stop. Next point, budgeting and forecasting to plan business activity full stop. Next topic, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, दैट इज मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेगमेंट्स। तो आपके उसमें भी ये वन लाइनर दिया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पर्सपेक्टिव इफ यू आस्क अबाउट माय पर्सपेक्टिव। एंड इसको कैसे याद रखेंगे गाइस? फीफा, मैकडी याद है सबको? स्कोप कैसे याद रखोगे? फास्ट, जस्ट इमेजिन अ गर्ल taking a burger and running to the stadium because she has been late. तो हम नाम कैसे याद रखें? F, okay, then manage A, okay, S, and finally T, finally T. So that is how you can remember the mnemonics. S is for research, S is for research, okay. So that is how you can just remember fast. Now let's come to the limitation. Once again I forgot about the animations, but ठीक है, एक एक पॉइंट करते हैं, एक एक पॉइंट ढंग से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें पता है कि मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन कॉस्टली अफेयर है। क्या है? कॉस्टली अफेयर है। व्हाट डू आई मीन बाय कॉस्टली? मैम देखो, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिस्टम होगा, अकाउंटिंग सिस्टम्स होगा, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो छोटे बिजनेसेस नहीं कर पाते, छोटे बिजनेसेस नहीं कर पाते। सेकेंडली, रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं। अब तुम उनको कुछ भी नया दोगे, कुछ भी एडिशनल बर्डन दोगे ना, तो वो बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट होते हैं, दे आर ऑपोजिट टू द चेंजेस। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस लाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, सेटअप में, पोजीशंस में, तो स्टाफ मेंबर्स ना रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जब भी कुछ नया लाती है, जीएसटी, कितना ज्यादा ऑपोजिशन हुआ था। सिमिलरली अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया लाते हो तो रेजिस्टेंस होती है। डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेशन वर्सेस डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? जो डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू हमारा डिसीजन मेकिंग इजी करते हैं, बट दे आर नॉट द वंस हु टेक द डिसीजन। तो जो डिसीजन ले रहा है और जो डिसीजन बता रहा है, वो दो अलग पार्टीज है, ठीक है, दो अलग पार्टीज है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पर्सनल जजमेंट्स आता है, बायसनेस आता है डिसीजन मेकर्स का। एंड फाइनली, क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, क्वालिटी ऑफ मैनेजर डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजिंग वेरी सफिस्टिकेटेड टूल्स, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का बहुत सारा एफर्ट्स वेस्ट हो जाता है अगर वो डिसीजन ना लिया जाए, डिसीजन ना लिया जाए। ओके, सो बेसिकली यही है। अगर आपके बहुत सारे टूल्स यूज हो रहे हैं, समटाइम्स लोगों को नहीं समझ में आता, समटाइम्स अकाउंटेंट्स इतने अच्छे से वो टूल्स यूज नहीं कर पाते। So that is it for this particular video. In this video, we covered basically 3 topics, which was management accounting and financial accounting का difference, scope and limitations. तो अभी तक हमारी अच्छा
मैम ये याद कैसे करें लिमिटेशंस? हमें तो गंदी आदत डाल दी आपने निमोनिक की। तो मैंने कहा अब तुम स्टेडियम में आए तो किसी ने तुमसे पूछा तुम कौन हो, तुम बोलोगे आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। तो मैम कैसे याद करो, ये कैसे लिंक किया हुआ है आपने आई एम डॉक्टर से? IMDR, IMDR। तो अभी तक अगर मैं कहानी देखूं, मैं गई थी फीफा मैच देखने, मुझे भूख लगी, मैं मैकडी गई, मैकडी से मैंने बिकॉज आई लव मैकडी एंड फटाफट से मैकडी उठाया, फटाफट फास्ट, एंड आई रैन टू द स्टेडियम। एंड स्टेडियम में मुझे किसी ने पूछा आप कौन हो, तो मैंने कहा आई एम डॉक्टर। सो फीफा स्टैंड्स फॉर नेचर, योर ऑब्जेक्टिव के लिए आई लव मैकडी, स्कोप के लिए फास्ट, एंड लिमिटेशन के लिए आई एम डॉक्टर, IMDR। okay, so that is how you can remember 4 easy topics: nature, objective, scope and limitation। और difference आप लोगों को समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैं तुम्हें कॉस्ट वाला टॉपिक बताऊंगी, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, आज है आपका चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑल वर द निमोनिक्स फॉर ईच वन ऑफ देम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस एंड लिमिटेशंस, और आपको मीनिंग तो हर उसमें लिखना ही लिखना है। आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं जहाँ पे हम 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं: कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें तीनों वर्ड्स एक बार समझाती हूँ और फिर हम पीपीटी पे चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है हमारे पास बुक में से। ठीक है गाइस, सबने एमिली इन पेरिस देखा है? एमिली इन पेरिस देखा है या नहीं देखा? चलो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, एक शो है, ठीक है, उसमें एमिली बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। ठीक है, अब उसी कपड़ों का एग्जाम्पल लेके हम तीनों टर्म्स समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल। लेट्स से एमिली की एक ड्रेस $1000 की हमने उम्मीद करी थी। क्या करी थी? उम्मीद करी थी कि भाई LV से ले लेंगे, गुची से ले लेंगे, या किस मैम इतने में ना एक ड्रेस लाए, चलो $10,000 की हमने बजट लिया था कि एमिली के सारे कपड़े हो जाएंगे। अब पता चला कि उसका एक्चुअल में क्या हुआ, वो 12,000 रुपए एक्सीड हो गई, मतलब 12,000 रुपए हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस कॉस्ट को 10,000 तक लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा बजट था, ये हमारी फोरकास्टेड कॉस्ट थी, ये हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉस्ट था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने एक्चुअल कॉस्ट को बजट पे लाने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल, जहां पे मैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट को बजट के साथ कंपेयर कर रही हूँ एंड उस पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैम एमिली इन पेरिस नहीं देखा, एग्जाम्पल में मजा नहीं आया, आप एक और एग्जाम्पल दो। गाइस, आप शार्क टैंक देखते हैं? लेट मी नो द ओनर ऑफ शार्क टैंक। ओके, तो लेट्स से उस बंदी ने डिसाइड किया कि मेरी एक लिपस्टिक 100 रुपए की बनेगी और इसे मैं 500 रुपए की बेचूंगी। ठीक है, अब पता चला कि मैम जब वो लिपस्टिक बनाने गई तो वो लिपस्टिक 120 रुपए की बनी। वो कहती है नहीं 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 नहीं, अगर 120 हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इस कॉस्ट को कुछ भी करके 100 पर लाओ। 100 कहाँ से आया? 100 मेरा बजट था, 100 मेरा फोरकास्टेड कॉस्ट था। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट को बजट पे लाने की कोशिश करेंगे। मैम कैसे ला सकते हैं? बेटे उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। क्या पता आपको अपना सप्लायर चेंज करना पड़े, क्या पता आपको कुछ वेयर हाउस में चेंजेस करने पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस करने पड़े। मैम पहले हम ब्लू डार्ट से कोरियर करते थे, अब हम कोई सस्ती कंपनी से कर सकते हैं। तो जब हमारी फोरकास्टेड कॉस्ट एक्सीड हो जाती है एक्चुअल कॉस्ट से, मतलब ये फोरकास्ट कॉस्ट क्या था हमारी, सॉरी फोरकास्ट कॉस्ट क्या थी 100, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी हमारी 120, तो मतलब एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड हो गई फोरकास्टेड से
फिर हम जागते हैं, हमारा गुड मॉर्निंग होता है और हम एक्शन लेते हैं। और इस एक्शन को, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट कंट्रोल। क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट कंट्रोल। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। आई गिव मोर एग्जांपल्स वंस वी रीड इट। तो ये तो हो गया कॉस्ट कंट्रोल। अब मैम शुगर वाली को ना बहुत 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 ही ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। हमने उसको कॉस्ट 100 पे लाके दे दी, बट अब वो कह रही है कि 80 पे करो। क्या करो? 80 पे करो। क्यों? क्योंकि मैम उसे लिस्टिंग लेनी है, उसे आईपीओ लॉन्च करना है, उसे प्रॉफिट ज्यादा दिखाने हैं, उसे प्रॉफिट ज्यादा दिखाने हैं। मैम मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो अब वो क्या कर रही है? 100 की कॉस्ट को 80 पे लेके जा रही है। क्या वो अपनी क्वालिटी कम कर सकती है? नहीं, अदरवाइज उसकी पूरी कंपनी सफर करेगी। वो ऐसा नहीं कर सकती। तो शी हैज टू टेक सर्टेन एक्शंस। व्हाई? टू रिड्यूस दिस कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। क्वालिटी को खराब करे बिना उसे इस कॉस्ट को 80 पे लाना होगा। तो ये क्या हो रहा है? कॉस्ट रिडक्शन। क्या हो रहा है? कॉस्ट रिडक्शन। अब आती है कॉस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बिकॉज मैनेजमेंट तुम्हें पता है कितने सारे टर्म्स इंक्लूड करता है। एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड बोथ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। लेट्स से मैम ये तो बात आपने कर दी कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में लिपस्टिक की, बट बट वो अपने पूरे बिजनेस की कॉस्ट भी तो देखेगी। कहाँ मैं रिवेन्यू बढ़ा सकती हूँ, कहाँ मैं कॉस्ट कम कर सकती हूँ। सो जब हम ब्रॉडर वे में बात करते हैं, जब हम ओवरऑल की बात करते हैं, जब हम पूरी कंपनी की बात करते हैं, सबके खर्चे, सबका रिवेन्यू, ओवरऑल स्ट्रैटेजी टू मैनेज ऑल कॉस्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रही, मैं पूरे बिजनेस पे फोकस कर रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कहा आ गया कॉस्ट मैनेजमेंट। कहा आ गया कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो डेफिनेशन आती है कॉस्ट कंट्रोल के। कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मतलब 100 की कॉस्ट हमने एक्सपेक्ट की थी और एक्चुअल में कितनी आ गई? 120। तो मुझे सबसे पहले अपनी एक्चुअल कॉस्ट को बजट पे लेके जाना होगा, और उसके लिए मुझे क्या लेने होंगे? एक्शंस। क्या लेने होंगे? एक्शंस। तो गाइस तुम्हें एक चीज दिख रही है फ्लो, कि मैम सबसे पहले आपने 100 रुपए सेट करा, फिर आपकी एक्चुअल 120 आ गई, फिर आप कुछ एक्शन लोगे जिससे ये 120 100 में हो जाएगी। कितना सिंपल है कॉस्ट कंट्रोल, यही है। इट इज अ प्रोसेस, राइट? वो पूरा प्रोसेस बनाया था। वाई? दैट इंश्योर्स एक्शन। एक्शन लेंगे, क्यों लेंगे? 120 पे 100 की जर्नी तय करने के लिए। ओके, क्यों लिया गया है एक्शन? इफ कॉस्ट एक्सीड अ प्रीसेट अलाउंस। मैम बहुत ही भारी वर्ड है, छोड़ो। If the forecasted cost exceed the expected level, let's say your 120 exceeded the 100. Okay. In simpler terms, cost control involve keeping cost within a specified or a predetermined limits. 100 की लिमिट्स थी, 100 में ही रहनी चाहिए। और कैसे होगी? वेस्टेज को रोक के, रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करके। तो ये दो चीजें हैं, वो क्या है? वो एक्शंस ही तो है, ठीक है। तो सबको समझ में आया? ओके। नाउ दो टेक्निक्स होती है जिससे आप ये कर सकते हो, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैम ये क्या होता है? गाइस वेट करो, चैप्टर नंबर 2 में ये आएगा और चैप्टर नंबर 3 में ये आएगा। तुम्हारी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? बहुत इजी स्टेप्स है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, दैट वाज 100 इन आवर एग्जांपल। कंपेयरिंग एक्चुअल, दैट वाज 120 इन आवर एग्जांपल एक्चुअल। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, 20 का डिफरेंस आया, उसके लिए एक्शन लेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। क्या सबको कॉस्ट कंट्रोल समझ में आया? ओके। अब मैम चुल 100 तक आ गई, अब मैडम जी को 80 पे जाना है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शुगर का नाम खराब हो जाएगा। तो
ऐसे रिड्यूस करना है कि कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए, मतलब वो होता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सेम चीज मैम, कॉस्ट भी कम हो जाए, प्रॉफिट भी बढ़ जाए और कंपनी की रेप्यूटेशन भी ना खराब हो, तो दैट इज दी कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज द कॉस्ट रिडक्शन। तो इसमें कैसे करेंगे मैम? इट एम्स एंड एलिमिनेटिंग और लोअरिंग स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब 100 इन आवर एग्जाम्पल, कैसे? थ्रू कॉन्टिन्यूस रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक मार्केटिंग एजेंसी का। आजकल बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है ये। मार्केटिंग एजेंसी में पहले 50 लोग हायर कर रखे थे, जिसकी वजह से आपकी स्टाफ कॉस्ट आ रही थी $1000। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिप्लेस कर दिया 10 लोगों को विद चैट जीपीटी, एआई, रोबोट्स, एवरीथिंग। अब इनकी कॉस्ट आ रही है 800। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इनोवेशन पे ध्यान दिए, रिसर्च पे ध्यान दिए, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। कॉस्ट कम हो गई बट क्वालिटी कम नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्रू रिसर्च, थ्रू डेवलपमेंट, थ्रू इनोवेशन, थ्रू बेटर स्ट्रैटेजीज, मैं अपनी कॉस्ट को कम कर रही हूँ। मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, मैं कॉस्ट को कम कर रही हूँ। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन? रियल सेविंग्स। कॉस्ट रिडक्शन इन्वॉल्व जेन्युइन सेविंग्स। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बेहतर बनाया है, आपने अपने आप को बेहतर बनाया है। तो ये सिर्फ वन टाइम सेविंग नहीं होगी, ये आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स होगी, ये आपकी जिंदगी भर चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैम, जो लिपस्टिक का खर्चा 100 रुपए आ रहा था ना, वो आपका इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने ना वेयर हाउस कम खरीदे हुए थे। अब ऑब्वियसली अगर विनीता ने एक और वेयर हाउस खरीद लिया तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें हम ज्यादा बना सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। तो अब वो 80 रुपए अच्छे से गया, मतलब 80 रुपए हमेशा रहेगा क्योंकि वेयर हाउस एक नया आ गया, तो दैट इज द रियल सेविंग। परमानेंट रिडक्शन वन टाइम थिंग नहीं है, परमानेंट है, ओवर टाइम है, फाइन, इट इज नॉट टेम्परेरी। क्वालिटी एंड यूटिलिटी, ऐसे होनी चाहिए रिडक्शन जिसमें आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो सब चले जाएंगे, बिजनेस को बहुत ही तगड़ा लॉस हो जाएगा। यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट पर यूनिट। गाइस, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट का खर्चा वो कम हो जाता है। मार्केट रिजेक्शन, अगर आपने कॉस्ट रिडक्शन करते हुए अपनी क्वालिटी को गिरा दिया, मार्केट आपको रिजेक्ट कर देगी, मार्केट आपको रिजेक्ट कर देगी। अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ भी ये हुआ है, आई गेस इट वाज, गाइस पहले सबने ब्लैकबेरी के फोन देखे थे। हाँ, ब्लैकबेरी के फोन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वो अब मार्केट से चले गए, बट वो लोग कोप अप नहीं कर पाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। बट सोचो अगर उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश की होती और उनकी क्वालिटी कम हो जाती तो मार्केट उन्हें वैसे भी रिजेक्ट कर देती, ठीक है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस गाइस, प्लीज 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 इसे और वो पिछले वाले डिफरेंस को जरूर याद रख लेना। इस चैप्टर में ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तो दो डिफरेंसेस, लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्टिव, ये तीन टॉपिक बहुत 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 जरूरी है। तो अजम्पशन, कॉस्ट कंट्रोल में क्या अजम्पशन लेके चलते हैं हम? कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओके, दैट आर नॉट चैलेंज। इट अज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल सेविंग्स। तो हम अपने कॉस्ट को बार 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 चैलेंज करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम अपनी कॉस्ट 100 पे रखें। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? हम 100 की कॉस्ट को 80 पे लाए। नेचर, स्टैटिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर। एम्फेसिस क्या है? प्रेजेंट कॉस्ट। एम्फेसिस क्या है? फ्यूचर कॉस्ट। टेक्निक, चैप्टर नंबर 2 and 3। टेक्निक्स, जस्ट इन टाइम, मोशन, मतलब अपने आप को कम करना, अपने आप को कॉस्ट को कम करना।
Now, where you can reduce the cost? What are those areas जहाँ पे आप अपनी cost के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, खेल कर सकते हो, कम कर सकते हो? प्रोडक्ट का डिजाइन, ठीक है। तो लेट्स से आपका पहले फ्रूटी देखते थे गाइस, फ्रूटी का बहुत कॉम्प्लेक्स पैकेज आता था पहले, अब वो सिंपल हो गया, तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट कम हो गई होगी। प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करो, वेस्टेज कम करो। पहले एक शर्ट बनाने में मैम 100 मीटर वेस्ट करते थे, अब एक शर्ट बनाने में हम सिर्फ 80 मीटर वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, मैम पहले जो हमारा सप्लायर था वो हमें 100 रुपए में दे रहा था, अब हमने नया सप्लायर ले लिया जो हमें 80 रुपए में दे रहा है। डायरेक्ट लेबर, पहले मैम हम केरला से लेबर लेते थे जो हमें बहुत ही 500 रुपए घंटा पड़ती थी, अब हम लेट से किसी और स्टेट से ले रहे हैं, बिहार, दिल्ली, कहीं से भी ले रहे हैं, अब हमें 300 रुपए घंटा पे करना पड़ता है। ओवरहेड्स, मैम पहले हम ब्लू डार्ट से शिपिंग करवा रहे थे जो हमारा पर ऑर्डर 500 रुपए लेता था, अब हम कोई XYZ कंपनी से ले रहे हैं जो हमें सिर्फ 50 रुपए में डिलीवरी कर देता है। So that is how you can reduce the cost of your product. Cost management is a very broad concept and you should just know the meaning and the methods. तो definition क्या है? It involves developing and using cost related. तो हम क्या करते हैं, cost information को use करके देखते हैं कि कहाँ cost कम हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, कहाँ financial में, नॉन फाइनेंशियल में। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है, आपकी कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक लिपस्टिक पे ध्यान नहीं दे रही, यहाँ पे मैं ओवरऑल बिजनेस पे ध्यान दे रही हूँ, सारे खर्चे पे ध्यान दे रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। What are the different types or techniques that you can use for the cost management are these, okay? तो बेसिकली आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नाउ बिफोर आई से गुड बाय टू यू, आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बिकॉज आपका आई वुड से प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्प आएगा। सबसे पहले गाइस, सबको सबको मीनिंग तो पता होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मीनिंग जहां पॉसिबल हो चेप देना, और मीनिंग से ही आपका नेचर निकल जाता है, अगर आप स्मार्ट हो तो आप निकाल लोगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स, गाइस नेचर के लिए क्या था, फीफा, ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या था, आई लव मैकडी, ठीक है। फिर आपका आता है स्कोप, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसका फास्ट था, ठीक है। फिर आता है आपका लिमिटेशंस विच वाज इंपॉर्टेंट, क्या था गाइस, आई एम डॉक्टर। फिर डिफरेंसेस, डिफरेंस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन से डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। मैम कॉस्ट मैनेजमेंट में इतना डेटा है नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए, आप प्लीज कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन कर लो, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। नाउ गाइस, this is your duty. Let me know in the comment section what all mnemonics we used in this chapter. I will be waiting for your comments. Thank you so much for watching it till the end. So that is it for chapter number 1. आपका chapter number 1 खत्म हो चुका है. Please go and subscribe to my channel and I'll see you in chapter number 2 now. Bye bye. Take care.